हे व्हाट्स अप एवरीवन। सो आज का इंटरव्यू बहुत ही धांसू होने वाला है बिकॉज वी हैव समवन जिसने $30 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया है प्रिंट ऑन डिमांड इंडस्ट्री के अंदर, और वो इस बिजनेस के अंदर आज से नहीं है, 2 साल 3 साल नहीं, 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एंड आज मैं एक्चुअली उसी बंदे के घर बैठा हूँ। इज़ माई फ्रेंड, एक्चुअली वेरी क्लोज फ्रेंड, एंड आई थॉट कि आप लोगों के लिए क्यों ना एक इंटरव्यू लेके आएँ। हम सब कुछ पूछेंगे, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उनसे सारे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें। डू वॉच दिस, और जैसे भी जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ ड्रॉप इट डाउन बिलो बिकॉज शायद हम इसका पार्ट 2 भी करें। सो बिफोर दैट लेट्स वेलकम आवर फ्रेंड सुमित जो हमारे साथ में है। सो सुमित, जस्ट से हेलो टू आवर ऑडियंस। Hello, this is Sumit, and I have normally not been, out sharing much of the things and stuff like that. But like, Nick is like really good friend, and he's a very good persuader. So he persuaded me to like come out and share my journey and share the things to help you guys. And I'm really excited to share things with you. So let's see. ओके परफेक्ट। सो हम इसे कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू को थोड़ा और एनर्जेटिक करें। हम सुमित की आदत नहीं है, वो थोड़ा शाई नेचर का है। हम कोशिश करेंगे हम उसे पंप अप करें एंड वो अपने सीक्रेट्स में बता पाए बिकॉज दिस गाय इज सुपर जीनियस, लाइक सुपर जीनियस। आई एडमायर हिम फॉर एवरीथिंग, नॉट जस्ट फॉर ई-कॉम, फॉर इन्वेस्टिंग एज वेल। ही हैज़ अ गुड पोर्टफोलियो, वी माइट बी एबल टू गेट सम टिप्स मे बी कि पैसा जब कमाना है तो खर्चना कहाँ पे है, इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो सबसे पहले सुमित, जस्ट लेट अस नो कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, हाउ यू स्टार्टेड विद दिस, और कौन से ईयर में स्टार्ट किया था, और क्या बेसिकली व्हाट यू सेल लाइक ऑनलाइन, थोड़ा सा एक आइडिया। सो स्टार्ट तो हमने बहुत पहले किया था। आई वॉज इन कॉलेज बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड, एंड दैट वाज इन 2014. सो दिस वाज माय लास्ट semester of the college where I was doing a graduation project, and the idea was to start an e-commerce site, but then we pivoted to print on demand. वहाँ जाके फिर हमने प्रिंट ऑन डिमांड, बेसिकली उस वक्त टीस्प्रिंग एक नया एक स्टार्टअप था जो कि टीस्प्रिंग जो आप कई लोगों को मालूम होगा, टीस्प्रिंग इज अ प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म, एंड सुमित वाज वन ऑफ दोज गाइज जिन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। तो कौन से ईयर में शुरू किया था? यू कैन टॉक टू मी, डोंट वरी अबाउट द कैमरा, इट्स लाइक कुछ नहीं है, पीपल आर लाइक आवर फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चिल होके बिंदास होके हम बात करेंगे। सो कौन से ईयर में शुरू किया था, यू स्टार्टेड विद दिस? सो मैंने स्टार्ट किया था 2014 में। 2014 में स्टार्ट किया था, उस वक्त मैं कॉलेज में ही था, एंड कॉलेज में मैं बेसिकली अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करने वाला था। एंड जनरली ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में लोग जाते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, और वहाँ जाके मतलब दे सॉर्ट ऑफ लाइक ट्राई टू डू अ प्रोजेक्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोजेक्ट उनको जॉब वहाँ मिलती है, राइट। बट मैं थोड़ा यूनिकली मैंने सोचा था कि मैं खुद की कुछ कंपनी बनाता हूँ, एंड उसी में ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करता हूँ। दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई विल शेयर दैट स्टोरी सम टाइम। बट उस टाइम पे मैंने ई कॉमर्स का मेरे दिमाग में एक आइडिया था बेसिकली कि वी बेसिकली स्टार्ट सेलिंग टी शर्ट्स इन इंडियन मार्केट। बट मेरे पास पैसे बहुत कम थे, आई हैड वेरी लेस मनी टू काइंड ऑफ लाइक गो अहेड एंड स्टार्ट दैट ब्रांड, एंड आई रियलाइज्ड वेरी क्विकली कि वो नहीं हो सकता उतने पैसे से। और उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, लाइक माई सीनियर, एंड माई फ्रेंड वॉज देयर हुज नेम इज श्लोका। हमने श्लोका का इंटरव्यू भी कर रखा है, सो आप वो भी चैनल पे बाद में देखना। बट बिकॉज दीज टू गाइज आर एक्चुअली द प्रोज ऑफ टीस्प्रिंग एंड सेलिंग टी शर्ट ऑनलाइन, सो या। तो श्लोका ने हमें श्लोका ने मेरे को टीस्प्रिंग, ये प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल के बारे में बताया, एंड उस वक्त तो मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था। बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पैसों से ई कॉमर्स स्टार्ट नहीं हो सकता, इन्वेंट्रीज वगैरह बहुत कम आएंगी उनसे, और टेस्ट हम नहीं कर पाएंगे, देन आई रियलाइज कि एक बार हम ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट, द प्रिंट ऑन डिमांड। सो आई पार्टनर अप विथ हिम, एंड देन वी ट्राइड दैट आउट ऑन दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड टीस्प्रिंग, राइट। उस वक्त टीस्प्रिंग नया था, एंड लाइक देयर वर मेनी सेलर्स, बट लाइक हम लोग बहुत ही अर्ली अडॉप्टर्स थे उसके, एंड श्लोका लाइक हैड एन आइडिया अबाउट लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन दिस होल इंडस्ट्री। सो आई जॉइंड हैंड्स विथ हिम, एंड वी स्टार्टेड इट आउट। दैट वाज इन 2014। परफेक्ट। 2014 में, मतलब सबसे पहले जब वो वेव टी शर्ट बेचने की आई थी ऑनलाइन यूएस के अंदर, आई थिंक उस समय फेसबुक मार्केटिंग भी जो थी वो बहुत अर्ली थी, और लोगों ने इतना फिगर आउट किया नहीं था कि टी शर्ट भी बेची जा सकती है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर यू आर अवेयर अबाउट दिस, बट डॉन विल्सन इज द गाय आई थिंक हु स्टार्टेड सेलिंग टी शर्ट सबसे पहले, और उसने फिर इंटरनेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में फैलाना शुरू किया कि टी शर्ट बिक सकती हैं।
आई थिंक वहाँ से शायद श्लोका और दूसरे लोगों को मालूम पड़ा होगा, है ना? इट कुड बी दैट। श्लोका पहले से एफिलिएट मार्केटिंग में थे, अच्छा, सो इट मेक्स सेंस, राइट? सो एफिलिएट मार्केटिंग फोरम्स में, कम्युनिटीज में ही वाज अ पार्ट ऑफ इट एंड ही वाज डूइंग सीपीए बैक देन, राइट? सो मेरे को तो एफिलिएट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं था. आई हैड लिटरली जीरो क्लू अबाउट दोज थिंग्स, ऑल्दो आई वाज डूइंग लाइक मल्टीपल बिजनेसेस ऑन द साइड व्हेन आई वाज इन कॉलेज. बट फिर बाद में जाके सो बेसिकली श्लोका को इसके बारे में पता चला, टी स्प्रिंग के बारे में पता चला, ही न्यू ऑल दीज लाइक इन्फ्लुएंसर्स जैसे डॉन विल्सन की आप बात कर रहे हो, तो उनको उसके बारे में पता चला एंड ही शेयर दैट विथ मी कि ये एक मेथड है, इससे you can do it. So he shared it as a suggestion to me. Actually, I was doing my own e-commerce site and he suggested कि ये भी कर सकते हो. But then I realized कि it's better to do it with him because he already has knowledge on internet marketing and I had zero clue about internet marketing back then. Okay. Yeah. Perfect. अच्छा, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं और इस इंटरव्यू को सबसे पहले ये पूछ लेते हैं जो मैंने पहले बता दिया, लेकिन खुद सुमित के मुंह से सुनते हैं. सुमित, अभी तक टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है अब तक, अगर टोटल मान के चलें लाइफ टाइम अपने बिजनेस के अंदर? I think we have generated close to $30 million. $30 million? Yes. And in last 7-8 years, yeah, 30 million. 7-8 years. So 30 million. So हम इसको लमसम भी ले लें तो 210 करोड़ हम बोल सकते हैं. 200 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया. और अच्छा, सो टी शर्ट बेचना शुरू किया. आई नो कि हाउ यू सस्टेन, बट मैं आई एम जस्ट गोना आस्क यू दिस क्वेश्चन कि 2014 में बहुत लोगों ने शुरू किया था टी शर्ट बेचना. आई थिंक 2017 में भी लोग बेच रहे थे, 15, 16, 17, 18 में भी. बट वो लोग आज टी शर्ट नहीं बेच रहे हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स. तो व्हाट वाज योर लाइक थिंग जिसकी वजह से तुम इतने सालों से सिर्फ टी स्प्रिंग, वो भी जैसे लाइक टी स्प्रिंग हमारा वो भी नहीं है, खुद की वेबसाइट भी नहीं है हमारे पास, है ना, हम किसी और के प्लेटफॉर्म पे टी शर्ट बेच रहे हैं. तो हाउ यू आर एबल टू डू इट एंड नॉट अदर गाइज जो अपनी वेबसाइट बना के बेच रहे थे, कुछ टाइम तक बेचा, प्रॉफिट बनाया, लेकिन बाद में नहीं बेच पाए? सो इसकी भी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है. सो बेसिकली अगर नटशेल में मैं बताऊं, ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा पॉसिबल हो पाया बिकॉज हमने एक बढ़िया सिस्टम बिल्ड किया विच वॉज रिपीटेबल एंड प्रेडिक्टेबल, राइट? सो एक रिपीटेबल एंड प्रेडिक्टेबल सिस्टम हमने बिल्ड किया एंड दैट सिस्टम लेड अस टू दिस पर्टिकुलर मॉडल. बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको कि एक्चुअली में तब से लेके आज तक हमारा 1 या 2 महीना ही ऐसा रहा है जो अनप्रॉफिटेबल रहा है. मतलब 7 साल के अंदर सिर्फ 1-2 महीने ऐसे रहे हैं जो दिस इज बिग, राइट? बट मोस्ट ऑफ द मंथ्स, so recently things have started getting a little worse, but like most of the months since we started have always been profitable basically. And not just months I would say, but most of the days we actually had measured every single day profit, right? Profit and loss we do in P&Ls and we have been doing it since like मतलब शुरुआत के शायद 4-5 महीने में हमने नहीं किया होगा, but उसके बाद से हमारा हर दिन का P&L निकलता है, right? So most of the days have been profitable. I think there were like close to just 50-60 days in the entire 7 years जो कि हमारे लॉस में रहे थे, but most of the days were profitable as well, right? So basically just because of a system. हाँ, तो हमने एक ऐसा सिस्टम, हाँ, हमने ऐसा सिस्टम बनाया जो कि बहुत ही प्रेडिक्टेबल था और बहुत ही रिपीटेबल भी था, और वो सिस्टम की वजह से हमारा मतलब ये जो रिजल्ट था, वो आउटकम था जो आ पाया. तो कुछ थोड़ा सा एक आइडिया अगर मिल पाए कि वो सिस्टम्स कैसे, मतलब तो सबसे पहला फंडामेंटल जो सिस्टम का था, जो बिल्डिंग ब्लॉक था, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था जिस पे वो सिस्टम बेस्ड था, वो है लॉ ऑफ एवरेज. लॉ ऑफ एवरेज. लॉ ऑफ एवरेज, ओके, राइट? यू माइट हैव हर्ड ऑफ लॉ ऑफ एवरेज. या आई हैव यूज्ड इट पर्सनली एज वेल, बट आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू. ओके, सो लॉ ऑफ एवरेज इज बेसिकली कि ऑन एन एवरेज अगर आप 10 चीज़ें ट्राई करते हो तो 1-2 चीज़ें सक्सीड हो जाती है, चल जाती है, राइट? तो जब 1-2 चीज़ें चल जाती है और आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ चल गई है, देन यू जस्ट हैव टू हैव अ वे टू स्केल दैट, राइट? इंक्रीजिंग दैट, हाँ, बेसिकली एवरेज हाँ, वैल्यू. जस्ट जैसे आपने 10 चीज़ें ट्राई की, अब 10 चीज़ों में से 8 चीज़ें नहीं चली, वो प्रॉफिट में नहीं रही, 2 चीज़ें चल गई, प्रॉफिट में रही, ठीक है? या मान लो कि 2-3 चीज़ें नो प्रॉफिट नो लॉस पे रही, बाकी सब चीज़ें प्रॉफिट में नहीं रही, लॉस हो गई उसमें, और जो कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी चल गई, ठीक है? तो जो
नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, उसको थोड़े दिन तक चलने दो, देखो कि उसमें क्या होता है, बट जो चल गई है उसको आप स्केल करते हो, राइट? यू स्केल एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज द वैल्यू आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर product or whatever you launch. So that's basically when you find product market fit, right? हमारे केस में उसको डिज़ाइन मार्केट फिट बोलते हैं. So basically ये डिज़ाइन मार्केट फिट जैसे ही आपको मिलता है, आप उसको स्केल करते हो, राइट? एंड यू डू इट ओवर एंड ओवर अगेन, राइट? तो जब भी, सो बेसिकली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एक सर्टेन नंबर ऑफ कैंपेन्स लॉन्च होते हैं. सर्टेन नंबर ऑफ कैंपेन्स में कुछ कैंपेन्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, कुछ कैंपेन्स जो होते हैं लाइक ब्रेक इवन पे रहते हैं या कम प्रॉफिट कमाते हैं, और कुछ कैंपेन्स अच्छा परफॉर्म करते हैं. जब जो चीज़ अच्छा परफॉर्म करती है उसको हम स्केल करते हैं, और वो जब स्केल करते हैं तो इट पेज फॉर ऑल द 8 कैंपेन्स विच डू नॉट मेक एनी मनी, राइट? तो ये इतना प्रिडिक्टेबल मॉडल है, राइट, कि वी कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट? एंड वी ऑलवेज हैव अ पाइपलाइन ऑफ न्यू कैंपेन्स कमिंग इन, राइट? एवरी डे वी हैव सर्टेन पाइपलाइन और न्यू कैंपेन्स कमिंग इन. तो ये तो अपना हो गया, मतलब एक फंडामेंटल बेसिस जिस पे हमने बिल्ड किया इस चीज़ को, लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर, राइट? बिकॉज वी कुडेंट प्रेडिक्ट कि कौन सा चीज़ काम करेगा, कौन सा नहीं काम करेगा. सो द ओनली ऑप्शन दैट वी हैड, ऑफ कोर्स, लाइक हम ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन्स लॉन्च करें एक सर्टेन बजट पे, फिगर आउट करें कौन सी चीज़ काम करेगी, एंड देन जो चीज़ काम कर रही है उसको हम स्केल करें. So basically, जो अगर हम मल्टीपल कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमने 10 प्रोडक्ट लॉन्च किए और वो 10 अलग नीशेस के अंदर थे, तो हम चाहते तो हम जो 8 कैंपेन्स सही नहीं चली, चाहते तो उस पर पैसे खर्च कर सकते थे, लेकिन हमने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने जो हमारे पास 2 हमारे हाथ में लगी हैं, सो वी थॉट कि अगर 2 हाथ में लगी हैं, लेट्स लॉन्च अनदर 10 सो दैट वी गेट 2 और 1 और जो भी जितनी भी मिल जाएंगी. So rather than spending our energy and time and money on those 8 failing campaigns, it's better to focus on the winnings. And विनिंग के साथ भी एक अच्छी बात ये होती है कि आप उसको 2 तरीके से स्केल करते हो. जो विनिंग कैंपेन्स होते हैं, तो हमारे बिजनेस मॉडल को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि हम एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट करते हैं बेसिकली. सो हम एक नीश में ऑपरेट नहीं करते, हम मल्टीपल नीशेस में ऑपरेट करते हैं. छोटे छोटे नीशेस हैं बेसिकली, जैसे मैकेनिक्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब छोटे छोटे नीशेस हैं जिसमें हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, राइट? नाउ अगर कोई डिज़ाइन है जो एक नीश में चलती है हमारी, ठीक है, तो एक नीश में चलती है तो देयर इज अ गुड चांस कि वो बाकी नीशेस में भी चलेगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी चलेंगी अलग अलग नीशेस में. हाँ, एग्जैक्टली. तो जब 10 कैंपेन हम लॉन्च करते हैं, सो बाय 10 कैंपेन्स वी मीन कि अलग अलग नीशेस में हम अलग अलग डिज़ाइंस या ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन लॉन्च करते हैं. कोई भी 1-2 डिज़ाइन हमारा चल जाता है अगर, तो फिर हम उसको वर्टिकली भी स्केल करते हैं, बट हम उसको हॉरिजॉन्टली भी स्केल करते हैं. मैं कोशिश करूंगा आपकी एक एग्जांपल दे पाऊँ. आई अंडरस्टैंड दैट शायद कुछ लोग जो देख रहे हैं जो थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं उन लोगों को मालूम होगा. फॉर एग्जाम्पल, फ्रीकिंग ऑसम मॉम ऑफ अ सॉकर फैन, फ्रीकिंग ऑसम मॉम ऑफ अ बेसबॉल फैन. This is like horizontal. Because एक हमारे पास freaking awesome mom of a football fan चला है, तो हमें मालूम पड़ेगा अच्छा ये पर्टिकुलर डिज़ाइन रिलेट कर रहा है. अब इसमें हॉरिजॉन्टल में हम सब गेम्स को डालते हैं, इट इज़ मोर लाइकली कि ये दूसरों को भी पसंद आ सकता है और हमारी सेल्स आ सकती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है. ओके, राइट. एंड देन वर्टिकल स्केलिंग हो गई कि अगर हम उसी नीच में और बहुत ज़्यादा एडसेट्स वगैरह क्रिएट करके उसमें बजट बढ़ाना शुरू कर दिया हमने, और उस नीच में हमने ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया उस डिज़ाइन के लिए. ओके, सो प्रोसेस समझ के कि मल्टीपल कैंपेन्स लॉन्च हो रही हैं. सो नॉर्मली हाउ मेनी कैंपेन्स वर यू लॉन्चिंग? एट आवर पीक वी आर लॉन्चिंग क्लोज टू 100 कैंपेन्स अ डे. एंड उसके लिए फिर टीम साइज क्या यूज? टीम साइज हमारी तब 25 to 30 थी. 25 to 30 पीपल वर लाइक, ओके, डिज़ाइनर्स एंड कैंपेन. डिज़ाइनर्स, ऑपरेशंस के लोग थे, रिसर्च के लोग थे, फिर मार्केटिंग मैनेजर्स थे जो कैंपेन वगैरह संभालते थे, एंड या रिसर्च, ऑपरेशंस, डिज़ाइंस एंड मार्केटिंग मैनेजर्स, एवरीवन. सो टीम थी, प्रोसेस सब बने हुए थे. सो वर यू मैनेजिंग द टीम और लाइक द मैनेजर्स वर लाइक काइंड ऑफ अपने आप से कर रहे थे सारे काम? सो उसके लिए हमने एक सिस्टम, एक हायरार्की बनाई थी टीम की. सो टीम बेसिकली हॉरिजॉन्टल थी, बट उसको मैनेज करने के लिए वी हैड एन COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. ओके, CEO, उसके नीचे मैनेजर्स, उसके नीचे एक और मैनेजर था, एक और लेयर था जिसमें कि COO के ठीक नीचे एक मैनेजर थी, एंड उसके बाकी लोग बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग थे, फिर डिज़ाइन के लिए अलग अलग लोग थे, रिसर्च के लिए लोग थे,
एंड ऑपरेशंस के लिए अलग अलग लोग थे। ओके तो ऐसा नहीं था कि ऑपरेशंस का भी अलग मैनेजर था या एक मैनेजर था और उसके नीचे सारे डिपार्टमेंट? हर ऑपरेशंस का बंदा एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो जैसे ऑपरेशंस में हमारा इन्वॉल्व था फेसबुक एड्स बनाना, ऑपरेशंस में हमारा इन्वॉल्व था टी स्प्रिंग पे जाके कैंपेन प्रोडक्ट बनाना, ऑपरेशंस में हम कर सकते थे कोई क्रिएटिव बनाना, all these were part of operations. So there were like certain people responsible for each of these part of the operations, right? तो उनको मैनेज करने के लिए certain quality checks होते थे, जो एक नेक्स्ट जैसे असेंबली लाइन की तरह था बेसिकली, कि ये वाला पहले उसने किया, उसके बाद फिर ये किया, उसके बाद फिर ये किया, फिर ये किया, एंड देन QC हुआ। QC हमारे मार्केटिंग वाले लोग करते थे बेसिकली। अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, फेसबुक एड्स वगैरह बन के तैयार हुआ, तो मार्केटिंग वाले लोग क्वालिटी चेक्स करते थे कि सब कुछ सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? तो फिर उसके बाद मार्केटिंग के लोग बेसिकली उस चीज़ को मैनेज करते थे। अच्छा ठीक है, टीम सेटअप थी, अच्छा था। जब शुरू किया था तुमने तो कितने बजट से शुरू किया था? स्टार्ट जब किया था कॉलेज में तो मेरे पास उस वक्त कुछ 80,000 रुपीज़ था शुरू करने के टाइम पे, एंड श्लोका ऑल्सो हैड सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी एंड वी पूल्ड आवर मनी टुगेदर and we sort of like started together. So in the beginning you worked with Shloka? Yes. Okay, and after that basically you started doing your own stuff? College से graduate होने के बाद I moved my own way and then we started on my own. Perfect. Okay. अच्छा in this business line of business, because हमारी इंडस्ट्री में सब ये इंटरनेट मार्केटिंग और ये प्रिंट ऑन डिमांड, ड्रॉप शिपिंग, इस सब इंडस्ट्री में व्हाट्स द नंबर वन थिंग you like जो you believe is the number one skill is required to be successful in this industry? What you personally think? Well, I wouldn't say consistency because मैं personally उतना consistent नहीं हूँ। लेकिन you have systems in place to ऐसा system, ऐसा process जिस पे आप rely कर सको, if you can build that, then there is a very good chance that you will be successful. So I think I relied on building such systems which I can rely on, right? So in this industry, or I think in any industry, right, आप मतलब दो तरीके से आप उस चीज़ को अप्रोच करते हो। या तो आप ऐसे अप्रोच करते हो कि आप सारा काम खुद करना चाहते हो, यू अप्रोच विथ दिस माइंडसेट कि मुझे मेहनत करनी है, सारा काम खुद करना है, डेली करना है और बहुत अच्छे से करना है, राइट? या फिर आप ऐसा करते हो अप्रोच कि मुझे फिगर आउट करना है कि ये कैसे काम करता है, लाइक आई हैव टू फिगर इट आउट लाइक अ मशीन कि ऐसे काम करता है, और फिर उस मशीन को कंपोनेंट की तरह देखना है और उससे कंपोनेंट्स उसके बनाने हैं आपको, राइट? बना के फिर मशीन को एक चलता फिरता मशीन बना के आपको बस ऊपर से ओवरलुक करना है, राइट? सो आई बिलीव इन दिस सेकेंड पार्ट, right? I do not believe in being the machine. I believe in building the machine. So basically working on the business rather than working inside the business. Exactly. So exactly. I know कि you are a big believer in this and Yes. you actually look after like, so you believe कि जो काम repeatable है उसको बार बार क्यों करना, हाँ, and उसको अगर हम automate कर सकते हैं तो वो करेंगे through people and processes. through people, processes. अच्छा, how someone like me or people like who are actually watching this video, how they can learn this? Like this, is it a skill? I think it's a skill. I think the skill really comes from thinking in a certain way. Okay. ठीक है, एक तरीका है सोचने का, वो तरीका सिस्टम्स थिंकिंग, राइट? तो अगर आप चीज़ों को एज अ सिस्टम देखना शुरू करते हो ना, ठीक है, कि ये एक चीज़ है, एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है और इस सिस्टम में ये सारे कंपोनेंट्स हैं और ये कंपोनेंट्स एक साथ ऐसे काम करते हैं, राइट? और फिर आपस में इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, राइट? एंड देन खुद के इनपुट्स होते हैं, खुद का उनका KPI वो होता है जिसके थ्रू वो मतलब गाइडेड होते हैं, राइट? सो एंड देन दे वर्क टुगेदर, राइट? सो जब आप ऐसे कंपोनेंट बेस पे आप चीज़ों को देखना शुरू करते हो तो आप उस तरह से सोच सकते हो। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉट ऑफ प्रोग्रामर्स व्हेन दे बिल्ड अ सर्टेन सॉफ्टवेयर, दे बेसिकली बिल्ड अ सिस्टम, राइट? वो एक पूरा सॉफ्टवेयर जो होता है एक सिस्टम होता है, बट उस सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? वो कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करके फिर मतलब उनका जो एंड रिजल्ट आता है वो आपको दिखता है एज अ यूज़र, राइट? तो वही माइंडसेट चाहिए होता है व्हेन यू बेसिकली बिल्ड द कंपनी एज वेल।
सो लाइक व्हाट यू सजेस्ट कि एक तो हो गया कि इसमें एक और लेयर है, वो लेयर है पीपल का लेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर बहुत प्रेडिक्टेबल है, उसमें आपने एक बार प्रोग्रामिंग कर दी तो वो एग्जैक्टली वैसा हमेशा काम करेगा। Okay. बट पीपल आर नॉट प्रेडिक्टेबल अनलेस यू मेक इट प्रेडिक्टेबल, राइट? सो पीपल के लिए आपको प्रेडिक्टेबल करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इंसेंटिव, ठीक है, कि आप कैसे लोगों को इंसेंटिवाइज करो कि वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव, एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के अलाइन एंड देन उस पर्टिकुलर सिस्टम में कंपोनेंट के ऑब्जेक्टिव के अलाइन वो काम करें। Okay. सो ये दोनों चीज़ आपको सही से करना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स फॉर योर टीम? सो इंसेंटिव्स हमारे टीम में ऐसे डिज़ाइन थे कि देयर वर सर्टन टीम इंसेंटिव। जब टीम अच्छा कर रही होती थी तो टीम के लिए इंसेंटिव होता था जो कंबाइन होता था, कॉमन होता था सबके लिए। बट देयर वर ऑल्सो इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। जब कोई इंडिविजुअल अच्छा कर रहा होता था तो उनके लिए इंडिविजुअल इंसेंटिव भी मिलता था, राइट? सो हमारा इंसेंटिव हमने डिज़ाइन किया था और शुरुआत से ही एक चीज़ क्लियर था कि सिर्फ सैलरी के लिए अगर मैं लोगों को काम कराऊंगा तो ऑफकोर्स लाइक लोग उतना ही काम करेंगे कि उन्हें जॉब से ना निकाला जाए, राइट? बट अगर मैं थोड़ा इंसेंटिव उसमें ऐड कर दूंगा, बोनस या इस कोई भी फॉर्म में, तो वो चीज़ लोगों को ज़्यादा मोटिवेट करेगी काम करने के लिए, राइट? पीपल विल बी मोर मोटिवेटेड टू एक्चुअली वर्क एंड ड्राइव द KPIs जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो भी मतलब उनका वो है। तो इसलिए हमने इंसेंटिव शुरू से ही रखा था हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए, राइट? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑन अ इंसेंटिव फॉर अ डिज़ाइनर? सो डिज़ाइनर के लिए इंसेंटिव ये होता था कि उनका जब भी कोई डिज़ाइन एक सर्टन रेवेन्यू क्रॉस करता था, एक सर्टन नंबर ऑफ रेवेन्यू या सेल्स क्रॉस करता था, राइट? तो उस सेल्स के ऊपर जितना उनको जाता था उनका डिज़ाइन, उस पे एक हमने मल्टीप्लायर डाला हुआ था। उस मल्टीप्लायर का रुपीज़ में कन्वर्ट होकर उनको बोनस मिलता था। तो दे वर इंसेंटिवाइज टू क्रिएट दोज डिज़ाइंस जिनका सेल ज़्यादा हो सके। वैसा करके हम डिज़ाइन के लिए इंसेंटिव डाले हुए थे। तो जब क्रॉस नहीं करता था तो उनको नहीं मिलता था, बट क्रॉस करता था तो उनको मिलता था। सो फिर बेसिकली वो लोग और ज़्यादा कोशिश करते थे, अच्छा मेरा वो डिज़ाइन अच्छा काम करता है, उसमें कैसे कंपोनेंट्स मैंने यूज़ करे हैं, सो आई एम मोर लाइकली टू बेसिकली डिज़ाइन इन सच अ वे। तो वो भी थोड़ा प्रोडक्ट की ओनरशिप लेने की कोशिश करेगा। बिल्कुल करते तो वो थे। ओनरशिप लेना शुरू कर देगा उसमें। बिल्कुल। ओके। तो वो इंसेंटिव इस तरह से उनके लिए अलाइन था, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन बना रहता था। अब ये इंसेंटिव का भी हमने बहुत सारी चीज़ें हमने बाद में सीखी कि इंसेंटिव एक्चुअली में कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है? और वो इम्प्रोवाइज करता गया हम लोग। ओके, मतलब जो पहली बार में डिसाइड हुआ दैट इज नॉट द कॉन्क्रीट नहीं है वो कि वैसे ही रहेगा, यू विल इवॉल्व। हम लोग इवॉल्व करते गए इंसेंटिव्स को। अच्छा, सिस्टम थिंकिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, आई नो यू आर बिग एडमायर, लाइक यू से अबाउट दिस अ लॉट एंड यू आर अ बिग बुक गाय एज वेल. I also get a lot of ideas for books from you. तो सिस्टम थिंकिंग अगर किसी को बिल्डअप करनी शुरू करनी है, वॉज अ यंग, बिकॉज मुझे मालूम है वी आर इमोशनल थिंकर, वी आर नॉट सिस्टम थिंकर एट ऑल. बाय डिजाइन वी आर नॉट. मोस्ट ऑफ द पीपल बाय डिजाइन दे आर नॉट सिस्टम थिंकर्स, राइट? तो हाउ दे कैन डेवलप दैट सिस्टम थिंकिंग इफ दे नो कि उन्हें लर्न करना जरूरी है, हाउ दे कैन स्टार्ट? तो इसका जो वो है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल जो थिंकिंग है, राइट? आप कोई भी प्रॉब्लम को, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, राइट, आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, अंटिल दोज आर नो लॉन्गर ब्रेकेबल, राइट? जैसे आज की एक प्रॉब्लम उठाते हैं हम, जो कि वी एक्चुअली फेस राइट नाउ, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट, व्हिच इज एक्चुअली फेसबुक बैनिंग द अकाउंट लेफ्ट एंड राइट. हाउ यू गोना break that down? It's going to be a very good thoughtful exercise. Okay. So Facebook आजकल इट्स बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल. तो पता नहीं है कि फेसबुक बैन क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कब कर रहेगा. सो दैट मेक्स द बिजनेस लिटिल अनप्रेडिक्टेबल. द प्रॉब्लम एसेंशियली इज कि बिजनेस आपका अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, राइट? अब वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हमें ख़त्म करना है. वी हैव टू मेक द थिंग्स प्रेडिक्टेबल, राइट? तो प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक, राइट? तो एक तो फेसबुक के साइड से हमें स्टेप लेना पड़ सकता है. तो फेसबुक के साइड से स्टेप लेने का मतलब ये है कि हैविंग मल्टीपल, लाइक हैविंग वेज टू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन सिंगल अकाउंट और वन सिंगल बिजनेस मैनेजर, राइट? सो वन ऑफ द वेज वी फिगर्ड आउट कि हम बाहर के एजेंसी से एडवर्टाइज करा सकते हैं या एजेंसी अकाउंट से हम एडवर्टाइज करा सकते हैं. तो देयर आर लाइक सर्टन वेज देयर, राइट?
The other way is to not depend on Facebook, because हम predictability चाहते हैं, तो we want to build our business in such a way कि हम business Facebook पे ही सिर्फ डिपेंडेंट ना रहें. There can be some other channels, because ultimately आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को फिगर आउट कर रहे हो. Facebook is a way to distribute that product, right? वो चैनल है, सेल्स चैनल है. It's a very good sales channel, right? But it's still a sales channel, and there are multiple different sales channel available, right, for you to explore. तो दूसरा तरीका है कि आप अलग अलग सेल्स चैनल भी एक्सप्लोर करो. तो बेसिकली आपने क्या किया, सबसे पहले ये समझा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. बिजनेस को प्रेडिक्टेबल बनाना है हमें. प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए फिर आपने ये सोचा कि फेसबुक के अकाउंट पे आपकी डिपेंडेंसी कम कैसे हो. तो कम होने के लिए यू लेवरेज्ड लेट्स से सम अदर पीपल्स बिजनेस अकाउंट, राइट, एंड देन यू ऑल्सो लेवरेज्ड द आइडिया कि आप बाकी चैनल्स पे भी जा सकते हो. तो ये चीज़ से आपकी बिजनेस प्रेडिक्टेबल बनने की उस पे हो गई. सो बेसिकली फिगर आउट कि कौन से वेरिएबल में प्रॉब्लम है, हाँ, और उस चीज़ को हाँ, फिक्स करो, चेंज करो, वट एवर. यस, देन योर बिजनेस विल. सो एक्चुअली लुकिंग एट योर बिजनेस इन अ मशीन वे. यस, यस, कि कौन सा पुर्जा खराब हो रखा है, कौन सा पुर्जा खराब हो रखा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करा और उसको आउट करो और बाकी. दिस इज वेरी गुड. बट लेकिन हम ज़्यादातर लोग जो होता है इमोशनल सोचते हैं, लाइक अरे 10 डिज़ाइंस लॉन्च करे या 10 कैंपेन लॉन्च करी, इट्स नॉट वर्किंग. बट वी डोंट हैव इनफ डेटा टू से दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, if your Facebook account is working and you are launching only 10 campaigns, that doesn't mean anything. yes, yes, है ना? Because you don't have enough data first of all. Cool, cool. Okay, so you have been selling only t-shirts, and t-shirts are like not that high ticket item, and people say कि अरे t-shirt बेच के profit नहीं बनता. तो how you have been making profit over the last 7 years? So इसके भी बहुत सारे reasons हैं. तो ओवर टाइम हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अब सही की, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट प्रेडिक्टेबल बना. तो सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि शुरुआत में तो प्रॉफिट बनता था. लाइक जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो फेसबुक का एड कॉस्ट 2014 में एड कॉस्ट काफ़ी चीप था, एंड लाइक प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा था. आई रिमेंबर $1 $2 के आसपास CPM के थे उस समय. हाँ, $1-2 का CPM होता था और $1-2 का CPP भी होता था. ओह, राइट, कॉस्ट पर परचेज भी होता था. तो शुरुआत में तो प्रॉफिट बनता था, राइट. और हमने नीशेस जो चुने थे वो छोटे छोटे नीशेस चुने थे, ऐसे स्मॉल नीशेस हमने चुने, माइक्रो नीशेस हमने चुने थे. आज भी हम माइक्रो नीशेस में ही उन्हीं नीशेस में आज भी हम ऑपरेट करते हैं, राइट. सो बेसिकली क्या हुआ कि ओवर टाइम हमने 2-4 चीज़ें हमने मतलब अपने लिए बिल्ड की. सबसे पहली चीज़ तो हमने वॉल्यूम उस वक्त काफ़ी सही से स्केल किया चीज़ों को, राइट. सो वॉल्यूम स्केल किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट्स मिलने शुरू हुए. टी स्प्रिंग की तरफ से वॉल्यूम डिस्काउंट्स मिलने शुरू हुए. दूसरा, हमने पेजेस अपने बिल्ड होने शुरू किए. पेज में हमारे बिल्ड हुए तो पेज की वजह से थोड़ा बहुत फेसबुक का अथॉरिटी आया, ऐड अकाउंट्स के एजिंग की वजह से थोड़ा अथॉरिटी आया, तो वहाँ पे कॉस्ट थोड़ा कम हुआ हमारा बाकियों से, राइट. उसके अलावा हमारा जो पैसा आता था उसमें जो कन्वर्जन रेट्स वगैरह लगते थे वो सब थोड़े कम हुए नॉर्मली, राइट. जो कि मतलब नॉर्मल अगर जैसे आप कन्वर्जन रेट पे करोगे तो कुछ 1-2% आपको करना पड़ेगा. क्रेडिट कार्ड चार्ज 13% होते हैं. तो बिकॉज ऑफ वॉल्यूम कर रहे थे तो वो सब चीज़ें हमारी कम हुई, ठीक है. तो एक तरफ कॉस्ट कम हो रहा था, दूसरी तरफ हमारा मार्जिन बढ़ रहा था बिकॉज हम वॉल्यूम में काम कर रहे थे, राइट. तो वो एक मार्जिन हमारा मेंटेन था. प्लस इसमें ये भी था कि हम जैसे आप जनरली टी शर्ट इसलिए काम नहीं करता है बिकॉज टी शर्ट का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, राइट. तो बहुत ही मतलब अगर कुछ काम करता भी है तो इट वर्क्स फॉर लाइक 10-15 डेज एंड देन लाइक इट डाइज आउट. हाँ, 15-20 डेज के बाद वो डाई आउट हो जाता है. तो आपको एक नया डिज़ाइन फिर से ढूंढना पड़ता है, राइट. एंड जनरली लोग कैसे काम करते हैं कि 2-2 या 1-1 डिज़ाइन लोग लॉन्च करेंगे. जब कोई एक काम कर जाएगा तो फिर उसी डिज़ाइन पे फोकस करेंगे और फिर वो डिज़ाइन जब तक चलता है. हाँ, मतलब वो वेट करते हैं कि उसी को हमारे मालूम पड़ गया विनिंग प्रोडक्ट, हम इसी के पीछे पड़े रहते हैं. और दूसरी नई टेस्टिंग करते नहीं करते हैं. हमारा ऐसा नहीं था सर. हम कंटिन्यूअसली नए डिज़ाइंस टेस्ट करते रहते हैं. आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम एज अ ड्रॉप शिपर ऑनेस्टली वी डू दिस मिस्टेक. वी टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. विनिंग प्रोडक्ट इवेंचुअली मिलता है, वो चाहे 50 प्रोडक्ट टेस्ट करने पे मिले, 10 पे मिले, 15 में मिले. और उसके बाद जब विनिंग प्रोडक्ट मिलता है तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल उसी के पीछे पड़े रहते हैं. और उसके बाद न्यू प्रोडक्ट की टेस्टिंग पीछे कोई सिस्टम तो होता नहीं है. तो सिस्टम नहीं होता तो नए प्रोडक्ट टेस्ट नहीं हो रहे. दूसरा, जो विनिंग प्रोडक्ट चल भी रहा है
इवन यू आर वर्किंग इन मिनी माइक्रो नीशेस, बट लेट्स सपोज हमारे पास कोई ब्रॉड नीश का प्रोडक्ट भी आ गया, वी कीप यूजिंग जस्ट वन क्रिएटिव, वन एंगल, एंड अगर तुम्हारी नीश सही में बहुत ब्रॉड है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो आई से दिस टू ऑल लाइक एवरीवन इन माय ऑडियंस की इफ यू नो कि कोई हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ में लगा है जो बिक रहा है, दैट मीन्स इट्स अ वेरी बिग नीश. हेल्थ इज अ वेरी बिग नीश, इट्स नॉट अ स्मॉल नीश कि आज है ज़रूरत कल नहीं है. वेट लॉस से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इट्स वेरी लाइक वेट लॉस इज अ एवरग्रीन नीश, 100 साल बाद भी चलेगा. ऑल यू हैव टू फिगर आउट कि एक क्रिएटिव काम किया है, एक एंगल काम किया है, नाउ ट्राई अदर एंगल्स, अदर थिंग्स, लाइक बिकॉज दे आर अदर वेज ऑफ टॉकिंग टू द कस्टमर. कोई बंदा शायद किसी और पॉइंट पे कन्वर्ट करेगा या रिलेट करेगा, एंड वी डोंट हैव एनी सिस्टम्स फॉर दैट. और फिर जब कुछ बंद हो जाता है सब कुछ चलना, देन वी गेट डिसहार्टन. अब क्या करें? सो हमारा टेस्टिंग वाज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर सिस्टम एंड वी ऑलवेज kept testing new designs, no matter No you're matter making money or not. yes So that was a default. That was a default. Every day we would launch like about 50 to 100 campaigns, right? 50 to 100 campaigns every single day. हर दिन हम लॉन्च करते थे Oh. 50 to 100 campaigns. So 50 to 100 डिज़ाइंस हम नहीं लॉन्च करते थे. लाइक जैसे हमारा कैसा था कि एक डिज़ाइन हमने बनाया, अगर वो डिज़ाइन चल जाता है तो हम उसको बाकी नीशेस में भी स्केल कर सकते हैं. तो स्केल करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लाइक डिज़ाइन को चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, राइट? तो वी कैन एक्चुअली लॉन्च लाइक 20-30 डिज़ाइंस वेरी ईजिली, राइट? सो वैसे मतलब एक दिन में कोई एक डिज़ाइन चल गया तो 20-30 डिज़ाइन उसका अलग अलग नीशेस में बना. So लेट्स सपोज अगर 20 डिज़ाइंस ट्यूसडे को लॉन्च होते हैं, तो उसमें से लेट्स सपोज 2 डिज़ाइंस निकल आए, तो वो 2 डिज़ाइन ही शायद 30-40 डिज़ाइंस और बना देंगे. हाँ वैसा. तो तुम्हारे पास मुझे मालूम है कि अगले दिन हमारे 30-40 और तैयार हैं. और वैसे भी जनरली भी तुम्हारे 10 यूनिक डिज़ाइंस भी आएंगे और टेस्टिंग के लिए. तो उस तरीके से यू हैव लॉट्स ऑफ डिज़ाइंस. ओके. तो वैसे हमारे 50 कैंपेन से 100 कैंपेन तक हमारे डेली के लॉन्च होते थे, एंड उसमें से कुछ ना कुछ चल ही जाता था, कुछ ना कुछ नहीं चलता था तो उसको हम हटा देते थे. सो मस्ट बी वेरी टाइट सिस्टम टू क्लोज द कैंपेन्स. यस. सो बेसिकली तो चूँकि हमारे पास हमेशा कैंपेन्स के इन्वेंट्री बनी रहती थी, राइट? नए कैंपेन्स हमेशा आते रहते थे, तो कोई ना कोई कैंपेन हमेशा चलता रहता था प्रॉफिट में, राइट? एंड यूज्ड टू पे फॉर ऑल द टेस्ट्स जो हम कर रहे हैं. और टेस्टिंग का एक पूरा एक एसओपी था. हाँ, टेस्टिंग का पूरा एक पूरा लॉन्च का ही एक एसओपी था, एंड टू एंड, राइट? कि हर दिन हम इतना करेंगे, इतना कैंपेन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ये कैंपेन यहाँ से आ रहा है, ये कैंपेन हम नए डिज़ाइंस हैं, और इस तरह से हमने पूरा एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है. उस एक्सेल शीट में सारा चीज़ लॉन्च हो रहा है बेसिकली. सो वी हैड अ प्रॉपर लाइक सिस्टम टू लॉन्च एवरीथिंग. और उस पे उसका ऑप्शन मतलब दे वर सर्टेन रूल्स कि कब वो टेस्टिंग कैंपेन ऑफ करनी है. हाँ, सो वो मार्केटिंग मैनेजर हमारे डिसाइड करते थे कि उनको कब करना है ऑफ, कब करना है उनको स्केल, कब करना है उनको ऐसे ही छोड़ देना है. यू नो व्हाट, लाइक दिस इज आई हैवंट सीन अ सिंगल गाय इन आवर इंडस्ट्री ऑनेस्टली जिसने इतना एक्सटेंसिव लेवल पे इस चीज़ को कर रखा है. दैट्स व्हाई आई फील सो प्राउड. एंड दिस गाय इज नॉट इवन like available on social, like no one knows कि this guy is crushing it. I know a lot of guys in US and other countries जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े नंबर किए हैं लेकिन they are not able to sustain it. But a guy from India is able to do this. This is super awesome. और वो just because कि he has this like those you hear this ना first principle thinking and everything. This guy has done it. तो I get fascinated. You can see the excitement in me right now कि क्यों मैं इतना excited हूँ. I especially came to Bengaluru to meet this guy and spent like 4 to 5 days. So I'm having a good time. I hope you guys are enjoying it because this is super good. Like we Indians can do really cool stuff. अगर we have like we have system and processes, and don't get emotional, right? Emotions are should be part of your system design. So you should understand that people are emotional, right? And there are certain emotions that people are driven by, right? So उस emotion को आपको incorporate करना होगा. जैसे मैंने आपको बताया incentives. Incentives are designed to incorporate people's emotions of fear. So you're using emotions to drive your system actually. Yes. You're not so you're not getting influenced with the emotions and changing your system. No. But normally it happens totally differently कि हमारे 5 डिज़ाइन नहीं चले, disheartened. I'm not gonna launch any more campaigns tomorrow. I'm disheartened. है ना?
ऐसा सीन हमारे साथ सो होता क्या है कि अब जैसे अगर मान लो कि आपकी सक्सेस रेशियो 10% है, आपने 10 कैंपेन लॉन्च करना था, आपको उसमें से 10 में से एक कैंपेन सक्सेसफुल होगा, राइट? तो दो तरीके से लोगों ने अप्रोच किया इस चीज़ को। आप या तो एक कैंपेन डेली लॉन्च करो, तो आप अगर एक कैंपेन डेली लॉन्च कर रहे हो तो हो सकता है कि 10वें दिन या 8वें दिन आपका ये कैंपेन सक्सेसफुल होगा। वन प्रोडक्ट अ डे इज वन स्ट्रैटेजी। ओके, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो 7 दिन तक आपको अपना मोटिवेशन बरकरार रखना होगा, तब 8वें दिन आप सक्सेस पे जाओगे। बिकॉज योर SOP सेज लॉन्च वन प्रोडक्ट अ डे। हाँ, अगर आपका SOP ये कहता है तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका 10% सक्सेस रेट है, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट 10 कैंपेन ही आपको सक्सेस मिले। दैट्स ट्रू, राइट। हो सकता है कि फर्स्ट 10 में 0 मिले, फिर नेक्स्ट 10 में आपको 2 मिल जाए, तो एवरेज मेंटेन हो जाए। एवरेज मेंटेन हो जाएगा, राइट? तो ये ज़रूरी नहीं है, तो आपको हो सकता है 20 कैंपेन्स लॉन्च करने पड़े, ठीक है, वो 1-2 दिन टू गेट दैट 10%, हाँ, टू गेट दैट 10, मे बी 30, मे बी 40। एग्जैक्टली। तो मैंने ये सोचा कि यार अगर 30 दिन तक करना पड़े तो मोटिवेशन तो ऐसे भी चला जाएगा। हाँ, तो व्हाई डोंट वी डू 30-40 कैंपेन्स इन अ डे इटसेल्फ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वहाँ चल ही जाएगा, राइट? सो अगर हर दिन हम करते हैं वैसा 30-40 कैंपेन वैसा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चल जाता है वहाँ पे। तो एवरी डे वी हैव समथिंग विच इज़ विनिंग, राइट? तो हमने टाइम को जो 30 दिन का टाइम था वो हमने बॉक्स करके एक दिन में कर दिया। दिस इज गुड बिकॉज आई थिंक ये चीज़ मैं पहले एक बार 2 बार बता चुका हूँ। मैं आई एम रीआइटरेटिंग दिस फैक्ट कि either you have like you only have 2 things as a leverage, money or time. Yes. So if you don't have money, then spend more time. Yes. If you don't have time but you have money, then use money as your leverage. So you had money like जब after भी some पैसा time. आता था, हाँ, पैसा शुरुआत में तो ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल था, तो पैसा आने लगा था। पैसे जैसे ही आया, हमने लोगों के टाइम खरीदने शुरू कर दिए बाय हायरिंग पीपल। हाँ, और तुमने वो कैंपेन को rather than 10 दिन में लॉन्च करोगे, थॉट कि बेटर कि जल्दी लॉन्च एक ही दिन में वो कैंपेन लॉन्च कर दो आप, हाँ। और लॉन्च करने के बाद फिर आपको कुछ ना कुछ वॉच दिस इंटरव्यू 2 to 3 टाइम्स गाइस, क्योंकि मुझे लगता है कई चीज़ें ना बाद में आहा मोमेंट्स बनेंगे वो वाले, जो कि मतलब मैं तो बड़ी बार बात कर चुका हूँ सुमित से, तो मुझे स्टिल मेरे को अभी भी वो वाओ मोमेंट्स मिलते हैं, वाओ वाले मोमेंट्स मिलते हैं। तो आई थिंक अब सुमित भी हमारे साथ वाइब में आ रहा है बोलने में, तो इट्स गुड, परफेक्ट। तो अच्छा, तो ठीक है, सिस्टम हो गया, एक साथ लॉन्चेस हो गए, ओके, हाउ आर यू लाइक managing the money which was coming in, because that was important, because पैसा आया, बहुत पैसा आया, अच्छा खासा पैसा बनने लग गया, फिर उसके पैसे मैनेज कैसे कर रहे थे? सो बहुत ही सो मैं चूँकि बहुत पहले से इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड रहा हूँ, राइट? मैं कॉलेज से भी पहले से आई वॉज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, एंड देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई वाज इंटरेस्टिंग, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। बट मेरे को एक चीज़ अपने बिजनेस में समझ में आई कि ये बिजनेस एक्चुअली में इसको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए रन करने के लिए। इट नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, और उस मनी से ही रोटेशन हो जाता है। इसका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो एक सर्टेन डेज़ का है, ठीक है? तो आई थिंक 40 से 50 दिन का हमारे पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, राइट? 40-50 दिन का वर्किंग कैपिटल अगर बैंक में है तो रेस्ट ऑफ द मनी आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है? तो वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है ये, राइट? तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, बिकॉज 40-50 दिन में आपका कैश कन्वर्ट हो जा रहा है, वापस से आपका ROI आ जा रहा है वहाँ से, राइट? तो जो भी रेस्ट आपका प्रॉफिट बच रहा है वो आप निकाल सकते हो, बिकॉज उसको ज़रूरत नहीं है कंपनी में रखने की। तो कंपनी में तो उतने पैसे ही हम रखते थे, जब भी मतलब हमारा जो भी हमारा वर्किंग कैपिटल जो 40-50 दिन का था, उतना ही पैसा कंपनी में रखते। यू नो इट कि जैसे बैंक बैलेंस ये पहुंचेगा, हाँ, आई कैन टेक आउट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, मनी, यस। तो एक वो थ्रेशोल्ड था, सेट हो हाँ, रखा था, वो थ्रेशोल्ड सेट हो रखा था कि 40-50 दिन का हमारे पास रहना चाहिए उस कंपनी में, वर्किंग कैपिटल रहना चाहिए। उसके बाद फिर उसके थोड़ा सा मतलब ज़्यादा, ताकि मतलब चीज़ें ऊपर नीचे हो तो मैनेज हो सके, और बाकी पैसे हम निकाल लेते थे। बाकी पैसे निकाल के हम इन्वेस्ट करते थे। आई वॉज एन इन्वेस्टर, सो आई वॉज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एज वेल। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था, परफेक्ट। अभी भी करता हूँ। वो स्टॉक मार्केट काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, 12 साल हो गए मैं वो करते हुए। स्टॉक मार्केट मेड यू अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गाय? इट मेड, सो स्टॉक मार्केट मेक्स यू व्हाट यू कॉल इट, इट लेट्स यू कीप एंड बिल्ड योर वेल्थ। ओके, क्या? Yeah, so basically I think you know, there's a way to make money, build the money. There's a way to grow your wealth. Basically, stock market is a way to grow your wealth.
stock market is not the way of making income. It's a way to basically increase your wealth. Increase or grow your wealth or protect your wealth. अब this is good because कहीं ना कई लोग, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग, बट कई लोग सोचते हैं कि सर स्टॉक मार्केट से हम पैसा कमाएंगे. कमाना नहीं है, इट्स अबाउट लाइक इंक्रीजिंग योर वेल्थ. हाँ, कीपिंग एंड इंक्रीजिंग योर वेल्थ. ओके, राइट. सो बेसिकली एक बहुत सही हमने कहीं पढ़ा था, ऐसा लिखा हुआ था कि मेकिंग मनी इज एक्शन, कीपिंग मनी इज बिहेवियर, and growing money is knowledge. Okay, deep. That's deep. So stock market is all about growing your money, growing your wealth. Growing your wealth. Stock market is all about that. Not just stock market, any kind of investing basically is all about growing your wealth. It's not about कि अरे यहाँ से मेरा खर्चा चलने वाला, घर चलने वाला, वो चीज़ वाला सीन नहीं है ये, है ना? ये वाला चीज सीन. उसके लिए you need to have some मनी कमिंग इन फ्रॉम, बस आपका इनकम का सोर्स होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए. What about like these guys who are actually going into crypto? What do you think? It's a way of building wealth, making money. So I think crypto is a very large casino. Right. मेरे हिसाब से it may be an unpopular opinion, but मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में crypto is a very large casino. Right. मैंने बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया क्रिप्टो में. राइट. बट जितना मैंने समझा है क्रिप्टो को अभी तक, उतना मेरे को यही समझ में आया है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कंपनीज़ में, स्टॉक्स में, देयर इज़ अ वे फॉर मी टू वैल्यू दोज कंपनीज. देयर इज़ अ वे फॉर मी टू लाइक अंडरस्टैंड कि कंपनी कितनी वैल्यूएबल है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी प्रॉफिट कितनी है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितनी प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, मार्केट अपॉर्चुनिटी कितना है. ऑल दीज थिंग्स वी कैन प्रेडिक्ट एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन अराइव एट एन ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी. राइट. बट क्रिप्टो में वैसा नहीं है. क्रिप्टो इज़ इन लॉट ऑफ वेज इट्स ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स एंड बिलीफ्स. राइट. लोगों के सेंटिमेंट्स पे और लोगों के बिलीफ्स पे ड्रिवन है. कुछ प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स उसके एप्लीकेशंस हैं, बट एप्लीकेशन के वैल्यू को कॉन्क्रीट फॉर्म में बताना कि कितना वैल्यू है, इट्स वेरी हार्ड, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट. राइट. नाउ बिकॉज वो चीज़ आप नहीं बता सकते फॉर श्योर कि कितना आप उसकी वैल्यू है, लाइक उसका एक वो नहीं है, बेसिस नहीं है, तो इट फॉल्स अंडर स्पेक्यूलेशन. राइट. नाउ स्पेक्यूलेशन में भी देर आर सर्टन मेथड्स. जैसे जब आप कुछ कर रहे हो, उसका अगर आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो, तो स्पेक्यूलेट भी किसी बेसिस पे कर रहे हो, ट्रेंड्स पे या बाकी सब चीज़ों पे कर रहे हो. राइट. तो क्रिप्टो इज़ मोर ऑफ those kind of speculation, but it has like जो चीज़ जैसे स्टॉक के ट्रेडिंग में आपको मे बी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है विद द सेंटिमेंट्स एंड अदर थिंग्स एंड आपके ग्राफ्स एंड चार्ट्स का. ऑल्दो मैं ट्रेडिंग स्टॉक में भी नहीं करता, बट जितना भी मुझे समझ में आया है कि जहाँ वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत एज ले सकते हो इफ़ यू आर ए स्टॉक ट्रेडर. क्रिप्टो में वो एज लेना मेरे को थोड़ा टफ लगता है. सो आई बिलीव कि वहाँ पे थोड़ा गैम्बलिंग का एस्पेक्ट ज़्यादा है. सो आई काइंड ऑफ बिलीव क्रिप्टो इज़ लाइक अ गैम्बलिंग. सो इट्स अ वे ऑफ ऑब्वियसली मेकिंग मनी, नॉट फॉर वेल्थ. फॉर द वेल्थ क्रिएशन तो नहीं बोल सकते इसको. आई डोंट. स्पेक्युलेटिव वे ऑफ, ये काफ़ी स्पेक्यूलेशन वाली चीज़ है. तो आप so even with your wealth you can actually divide your wealth into different sort of like buckets. right. तो एक bucket होता है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जो आपका मतलब let's say something which you do not want to lose at any cost. right. then there are certain buckets जिसको आप grow करना चाहते हो, where you want to like make money and like grow with a predictable and reasonable way. एक bucket होता है जिसके साथ आप gamble करना चाहते हो, risk लेना चाहते हो, which can actually you are willing to lose. ठीक है. तो क्रिप्टो कैन बी अ वे टू पुट दैट पर्टिकुलर वेल्थ इनटू लाइक, सो वो उस बकेट वाली चीज़ है मेरे हिसाब से. जो आप बहुत हाई रिस्क कैपिटल की बात कर रहे हो, जो कैपिटल चली भी जाए तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, यू कैन लाइक यूज दैट कैपिटल टू सॉर्ट ऑफ लाइक मेक मनी इन क्रिप्टो. बट आई पर्सनली डोंट haven't dabbled into crypto. I have personally tried doing it, so I know, but I can understand. Okay, before we basically wrap up this, we are in Bengaluru right now, Bengaluru. So you migrated from Hyderabad to Bengaluru. Yes. Last like 1.5 year right now, ना? तो why you did it? So ऐसा था कि जब कोरोना का टाइम आया
एंड दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्चुअली स्टोरी बिकॉज जब हमारा रिमोट वर्क हो गया था तो आई वॉज अ लिटिल स्केर्ड कि हमने तो अभी तक ऑफिस में काम किया है, राइट, ऑफिस में काम किया है, हो सकता है कि रिमोट हमारा काम ना करे, right? But surprisingly, because of the robustness of the systems and communication and everything that we built, हमारा within a week or two productivity same level पे पहुंच गया after corona, right? तो सारे लोग अपने अपने घर पे चले गए, वर्क फ्रॉम होम पे चले गए, राइट? तो अब जितने लोगों को मैं जानता था हैदराबाद में, जितने मेरे सोशल सर्कल थी हैदराबाद में, राइट, सारे लोग चले गए अपने अपने जगह पे, तो अब मेरे पास सोशल सर्कल नहीं बचा वहाँ पे, right? So I thought ki let's travel, like after first wave of corona, okay, right? I thought ki let's go and figure out बाकी cities क्या कहाँ कैसी है, क्योंकि हमने ये जब figure out कर लिया कि remote working is possible, तो that was obviously better than just having an office space and stuff like that. तो सारे लोग जब remote work कर रहे हैं तो अब मैं I'm not tied down to a location, right? I can go anywhere. तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना था, अलग अलग सिटीज़ एक्सप्लोर करनी थी मुझे, तो मैं दिल्ली भी आया था, उसके बाद फिर गोवा गया, इधर उधर गया, फिर बैंगलोर में आया ट्रैवल करते हुए। बैंगलोर में मुझे लोग बहुत सही मिले, आई फाउंड लाइक रियली गुड crowd of people, especially in the startup ecosystem. तो मैं यहाँ पे आया, and one of the things that I do, I always wanted to do was startups, but later I realized कि maybe I wouldn't be doing a startup, I would be investing in startups as angels, right? So बैंगलोर आने के बाद मेरे को बहुत सारे ऐसे opportunities और ऐसे लोग मिले जो startups कर रहे हैं, तो अब मुझे बैंगलोर बहुत पसंद आई because of the people here, बहुत ही innovative चीज़ें कर रहे हैं लोग यहाँ पे, तो I was like really excited to be around these people, so that's why I came to Bangalore. So basically interesting people, and you get a chance to basically invest. Yes, stay, invest, network, and enjoy as well, because Bangalore is a very good city to enjoy as well. So what's your next basically what's your next plan, like अब करना क्या है? Business is currently going on, still print on demand is still going on, so what you gonna do next? Just invest or like? So मेरा प्लान दो है, एक तो ये है कि पहला चीज़ तो मुझे अपने जो मैंने बहुत सारी डिपेंडेंसी फेसबुक पे अभी बात की हमने, फेसबुक पे डिपेंडेंट थे हम, टी स्प्रिंग पे डिपेंडेंट थे, सो अब हम वो डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, हम कस्टमर्स को सारे ओन करना चाहते हैं और हम डिफरेंट चैनल्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो सबसे पहला अभी मेरा फिर से वो बिल्डिंग फेज़ आ रहा है जब हम नए सिस्टम्स एंड नए प्रोसेसेस बनाने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट लाइक बिल्ड a website of our own where like we can actually explore different channels, not just Facebook, right? Facebook के अलावा जैसे email marketing हो गया, YouTube हो गया, branding हो गए, ये सब channels हम explore करेंगे, right? वो हम build करेंगे, सबसे पहला चीज़ तो ये है। दूसरा है हमारा investing. So investing as it is वो चल रहा है, but because I'm in Bangalore and because I'm part of I'm actually part of Mumbai Angel Network, so उसका through that I'm investing in startups as well. राइट, सो वो हमारा एक पैरेलल एक्टिविटी चल रहा है इन्वेस्टिंग पे। That's great. हाँ, स्टॉक्स मार्केट, एंजल इन्वेस्टिंग एंड मे बी नेक्स्ट टाइम आई एम गोना इंटरव्यू यू, तो तब तक कोई 3-4 हमारे पास स्टार्टअप भी होंगे करने के लिए। परफेक्ट। अच्छा, वेयर पीपल कैन एक्चुअली फाइंड यू? इंस्टाग्राम। अभी तो मैं कहीं भी अपना सोशल प्रोफाइल कुछ भी हमने बिल्ड नहीं किया, बट इंस्टाग्राम पे आई एम अवेलेबल। Perfect. I will put down your Instagram link. But yeah, that's great. I tried keeping it short because even I don't have much questions to ask because मैं 2-3 दिन से सब कुछ जान चुका हूँ. I have taken all the ज्ञान. But still, I wanted to do this. If you really like the video, guys, what you need to do is just let me know in the comments. If you want to learn more, कुछ जानना चाहते हो, उसमें से कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, और यू कैन एक्चुअली फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड इफ़ यू वांट मी टू डू मोर सच वीडियोस, जस्ट लेट मी नो। वी हैव सम रियली कूल गाइज, वी हैव गाइज इन बेंगलुरु। आई एम नॉट गोना लिव इन बेंगलुरु, बट आई कैन कम डाउन टू बेंगलुरु वंस अगेन, जहाँ पे वी हैव पीपल लाइक हु आर एक्चुअली बिल्डिंग अप यूट्यूब चैनल्स, doing crazy startups, and there are guys who can actually growth hack things. I have a guy who is just sitting behind the camera, who was able to like make get like more than 2 million views on YouTube, and he is not a YouTuber, but he is still able to do that. So we have those crazy people around me, so I'm really happy. So yeah, just let me know, like this video, comment, subscribe, do everything, and I will see you in my next video. Until that time, take care, bye bye, see you, tata, changa.